आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली बार शुरू की थी, तानाशाह कैसे बनता है। कुछ दिन पहले ये उसका दूसरा एपिसोड है। तानाशाह की एक विशेषता है कि वो विपक्ष को हमेशा आतंकित करके रखता है और एक तरफ विपक्ष को आतंकित करना और दूसरी तरफ ये रणनीति अपनाता है कि जनता विपक्ष से दूर रहे। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, जनता विपक्ष के साथ नहीं जुड़नी चाहिए। और इसके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि विपक्ष को बदनाम करो, हमले करो, आतंकित करो और ये इनके प्रकारेण विपक्ष से नेताओं को गायब करो। उसमें किडनैपिंग भी हो सकती है, उसमें मर्डर भी हो सकता है, उसमें दल बदल भी हो सकता है। जो भारत में जो पैटर्न अपनाया गया है डिक्टेटरशिप के द्वारा वो ये है कि नेता को दल बदल करके अपने साथ ले आओ। और बाकी दूसरी जगहों पर ये पैटर्न रहा है और उसमें ये भी पैटर्न रहा है कि विपक्षी नेताओं की हत्या करो। हमारे यहाँ हत्या नहीं करते, हमारे यहाँ ये झूठे केस खूब लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कानूनी टेररिज्म का सहारा बहुत देते हैं। ये हमारे यहाँ की डिक्टेटरशिप का एक नया मेथड है। और एक मेथड ये भी है कि जो कि डिक्टेटरों के देखा गया और जो यहाँ पे भी है प्रैक्टिस में कि जो विरोध करते हैं सरकार का, ये डिक्टेटर का, उनको जेल में डालो, उन पे झूठे केस लगाओ। ये जो तरीके हैं जो डिक्टेटर अपनाते हैं, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप के ग्लोबल तरीके हैं। ये सिर्फ लोकल तरीके, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की विशेषता है। नरेंद्र मोदी ने बल्कि ये विशेषताएं दूसरे तानाशाहों से अर्जित की हैं या सीखी हैं। उसमें एक पद्धति ये भी है कि विपक्ष को बदनाम करो, हत्या करो, जेल में डालो, यातनाएं दो और सत्ता में बने रहो और कहो कि जनता हमारे साथ है। एक और चीज है, वो ये कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे जैसे हमारे यहाँ है, तो सवाल यह है कि डिक्टेटर चुनाव कैसे जीतता है। डिक्टेटर के चुनाव जीतने के तरीके क्या हैं। सामान्य तौर पर ये प्रैक्टिस रही है कि जो विपक्ष है वो ये मांग करता है, जैसा कि हमारे यहाँ विपक्ष मांग कर रहा है कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। अब सामान्य तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव होंगे तो डिक्टेटर कभी जीतेगा नहीं। तो डिक्टेटर की खूबी यह है कि वह सामान्य लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न नहीं होने देता। वो ऐसे नियम, ऐसे कायदे, इस तरीके अपनाता है जिससे कि असामान्य ढंग से चुनाव हो। चुनाव तो होंगे लेकिन असामान्य ढंग से चुनाव हो। और ये जो चुनाव जब डिक्टेटर जीतता है तो वो जनता की इच्छाओं की उसमें भूमिका नहीं होती, क्योंकि जनता की इच्छा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किए जाएं। वो जनता के अंदर ये विभ्रम पैदा करता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कर रहा है, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने नहीं देता। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का पहला नियम यह है कि जनता ये जाने कि उसे क्या चाहिए। हमारे यहां तो जनता ये जानती ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए लोकतंत्र में। अगर आप लोगों से पूछें कि तुम्हें लोकतंत्र चाहिए या 2,000 रुपए महीने का जो प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो पैसा आता है वो चाहिए, तो लोग कहेंगे 2,000 रुपए दिलवा दो, लोकतंत्र भाड़ में जाए। लाडली बहन योजना के तहत पैसा दिलवा दो, डेमोक्रेसी भाड़ में जाए। तो गरीब अशिक्षित जनता ये नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए। सो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो, इसकी पहली शर्त है कि जनता को लोकतांत्रिक चीजों के बारे में, लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में
उसे शिक्षित किया जाए। तो डिक्टेटर तो शिक्षित करने का काम नहीं करता, वो तो जय श्री राम कर रहा है। वो तो ये कह रहा है कि मस्जिद के अंदर मंदिर है, उसकी नजर इसमें है कि ईवीएम के नियम कैसे बदले जाएं, यानी तरह तरह के मैनिपुलेशन, इंक्लूडिंग अवैध पूंजी का अबाध इस्तेमाल। और इसके आधार पर जब डिक्टेटर चुनाव जीतता है तो वो कहता है डेमोक्रेसी की जय हो गई, लोकतंत्र जीत गया। जबकि लोकतंत्र जीता नहीं इसमें, क्योंकि न तो जनता को मालूम है उसे क्या चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि उसे लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कैसे करना है, और उसने सबको चुनाव में हरा दिया। तो विपक्ष के चंद लोग चुनाव में जीतने दिए जाते हैं और सबको हरा दिया जाता है। डेमोक्रेसी दिखाने के लिए जरूरी है कि कुछ लोग जीते, लेकिन बाकी को हरा दो। बाकी को हरा देने से और कुछ लोगों के जीत जाने से अंतरराष्ट्रीय निंदा नहीं होती। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से इस मॉडल को इंप्लीमेंट किया है कि विपक्ष के कुछ लोग जीत जाएंगे, अखिलेश जीत जाएंगे, राहुल जीत जाएंगे, हो सकता है कांग्रेस के 25 सांसद हो उसकी जगह 100 हो जाए, हो सकता है 100 की जगह 125 हो जाए, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। विपक्ष छोटा रहना चाहिए। अगर छोटा विपक्ष जीत जाएगा तो दुनिया में कहने के लिए ही हमारा मुंह रहेगा कि देखा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, देखिए विपक्ष भी है, हमारे यहाँ विपक्ष जीत क्या, राहुल गांधी जीत क्या है, मजाक कर रहे हैं आप, प्रियंका गांधी जीत के आई है, हमारे डेमोक्रेसी नहीं कैसे नहीं है, हमारे ईवीएम की ईमानदारी कैसे नहीं है, प्रियंका गांधी इतने वोटों से कैसे जीत गई। छोटा विपक्ष इलेक्शन में मैनिपुलेशन, लोकतांत्रिक ढंग से इलेक्शंस का कंडक्ट न कर पाना, ये डिक्टेटरशिप के डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेथड है जिनके जरिए वो डेमोक्रेसी को एक तरह से किडनैप करता है। और इसमें होता क्या है कि डेमोक्रेसी की पहचान बनी हुई है और डिक्टेटर की भी पहचान बनी हुई है। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ काला धन चाहिए, कुछ चुनावी मैनिपुलेशन चाहिए, और जनता अशिक्षित तो गरीब है ही, तो उसे हम जो देंगे वो मान लेगी कि अहो भाग्य हमारे कि हमारे घर 2000 रुपए आए। डेमोक्रेसी भले ही हमारे घर से चली जाए, लेकिन 2000 रुपए तो आए। तो इससे डिक्टेटर इलेक्शन को वैध बनाने में सफल हो जाता है और अपने शासन में लोकतंत्र को वैध डेमोक्रेसी बनाने में सफल हो जाए, जबकि वो वैध डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो एक तरह से बंजर या बांझ डेमोक्रेसी है। और वो बांझ डेमोक्रेसी भारत में निर्मित कर दी गई है। एक और चीज है जो कि प्रयत्न जिसके चल रहे हैं, वो ये कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन का सारा काम जो है वो मीडिया की नजर में है, मीडिया में कवरेज है, लेकिन ईवीएम कैसे फंक्शन करती है किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मालूम कि ईवीएम कैसे फंक्शन करती है। इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया उसे मान लिया। इलेक्शन कमीशन बताने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम कैसे फंक्शन करती है। इलेक्शन कमीशन कोई प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम ऐसे फंक्शन क्यों की। आप प्रमाण दीजिए। अच्छा, ईवीएम की मशीन चलाए इलेक्शन कमीशन और प्रमाण दे विपक्ष, कमाल है। अरे ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि उसके अगर वोटर लिस्ट में 1 लाख वोटर है तो 1.25 लाख वोटरों के वोट कैसे पड़े। अगर 7 बजे पोलिंग खत्म हो जाती है तो पोलिंग खत्म होने के बाद में मैक्सिमम 7:30-8 बजे तक बताया जाना चाहिए कितने लोगों ने वोट डाल दिए। 5 बजे पोलिंग खत्म होती है, एक आंकड़ा आता है, 8 बजे फिर एक आंकड़ा आता है, 11 बजे तीसरा आंकड़ा आता है, दूसरे दिन चौथा आंकड़ा आता है, और पोलिंग के काउंटिंग के पहले फिर एक और आंकड़ा आता है। कमाल है। इसे कहते हैं इलेक्शन प्रोसेस का मैनिपुलेशन, और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है।
इलेक्शन कमीशन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो अदालत कहती है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वही जाने। और इलेक्शन कमीशन आपकी बात का जवाब नहीं देगा, आपकी शिकायत का जवाब नहीं देगा। तो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में नाटक के तौर पर प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है। राहुल की मीटिंग हो रही है, प्रियंका की मीटिंग हो रही है, मोदी की मीटिंग हो रही है, अमित शाह की मीटिंग हो रही है, सब नेताओं की मीटिंग हो रही है, लेकिन इलेक्शन के पूरे प्रोसेस का एक तरह से मैनिपुलेशन चल रहा है और डिक्टेटर चुनाव जीत रहा है। इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इलेक्शन के जरिए डिक्टेटरशिप का आना। एक और चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि हर डिक्टेटर तय करता है कि उसे कितना समर्थन चाहिए। डिक्टेटर ने अगर तय कर दिया कि उसे 99% वोट चाहिए तो 99% ही वोट पड़ेंगे, वो 98% वोट नहीं हो सकते। आप उठा के देखिए, आप देखिए कि जो डिक्टेटर रहे उनको कितने परसेंट वोट मिलते रहे। सारे देश में तबाही मची हुई है, लेकिन मोदी के वोट बढ़ रहे हैं, बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं। आमतौर पर सारी दुनिया में डिक्टेटरों का यह रिकॉर्ड रहा है कि वे 99% वोट हासिल करते रहे। फिडेल कास्ट्रो ने 2008 में इलेक्शन लड़ा, उसे 99% वोट मिले। नॉर्थ कोरिया के किम इल जुंग को 99.98% वोट मिले। सद्दाम हुसैन ने 2002 में इलेक्शन लड़ा था, उसे 100% वोट मिले थे। और ये पुतिन पुतिन भी बेशुमार वोट पा रहे हैं। डेमोक्रेसी गई पानी भरने, चुनाव हो रहे हैं, किंतु उसी तरह जो सोवियत ब्लॉक में देश थे पहले, पूर्व समाजवादी देश, वहां पर भी डेमोक्रेसी इसी तरह से चलती रही लंबे समय तक कि इलेक्शन होते थे और एक तरफा वोट पड़ते थे। एक और चीज है जो कि देखी गई कई देशों में कि डिक्टेटर जिसे कि छद्म विपक्ष तैयार करता है, ऐसे गिरोह, ऐसे दल, ऐसे संगठन खड़े करता है जो कि विपक्ष का काम करते हैं, जो कि एक्चुअल जो विपक्ष है उसे सरफेस पे आने ही नहीं देते, सबके सामने आने ही नहीं देते। इस मामले में आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी है उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस के बिना बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के प्राण आरएसएस में बसते हैं, नरेंद्र मोदी के प्राण आरएसएस में बसते हो। आरएसएस जो है वो आर्किटेक्ट है नरेंद्र मोदी की सरकार का। तो जो संगठन, आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वो चाहे लाख दावा करें, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरह से डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। वो डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके यहां ऐसे संगठन है जो छद्म विरोध करते हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी से लेके और तमाम उनके स्वदेशी जागरण मंच तक इस तरह के लोग फैले हुए हैं। अभी वो महाराष्ट्र में था ना, वो जो रिजर्वेशन के लड़ रहा था और वोट किसे लिया उसने, जो सरकार रिजर्वेशन के खिलाफ है, जो पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ है, उसी को वोट दिया। तो वे लोकतंत्र में आस्था का और सच्चे लोकतंत्र का फ्रॉड बनाए रखते हैं, और होते उन्हीं के लोग हैं। और तमाम जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरे देशों में तो रिश्तेदार नातेदारों को खड़ा करके, अपनी पार्टी के ही लोगों को खड़ा करके विपक्ष बना दिया जाता है और वो हार जाते हैं। सत्ता भी बनाओ और विपक्ष भी बनाओ। ये जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, ये डिक्टेटरों का मॉडल है। इस मॉडल की बड़े अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हिंदुस्तान में आरएसएस वर्षों से कर रहा है। इस मॉडल को अगर हमने मिस कर दिया तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति आरएसएस के साथ क्यों है या आरएसएस के एजेंडे पर काम क्यों कर रहा है, लेकिन है विपक्ष में। तो ये इल्यूजन दिमाग से हम लोग निकाल दें कि आरएसएस एक लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाला संगठन है, एकदम नहीं। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज वो ये कि कोई भी डिक्टेटर प्रोपेगेंडा के बिना डिक्टेटर नहीं बनता। प्रोपेगेंडा की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
हर डिक्टेटर का अपना एक प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट रहा है। जैसे हमारे मीडिया सेल है बीजेपी वालों का, तो और वो पूरा का पूरा उस प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट पर ही डिपेंड करता है। उसकी खूबी यह है कि वह प्रोपेगेंडा का फ्लो बनाए रखता है। सुबह आपके आते ही रहेंगे सुबह से रात तक लगातार पोस्ट, और उसमें वो जो अ, अपना एजेंडा उसमें वो जनता को व्यस्त रखता है। तो अबाध सूचना प्रवाह जिसमें फेक न्यूज, डिस्टॉर्टेड न्यूज, इसका फ्लो सबसे ज्यादा होगा। हेट न्यूज इसका फ्लो सबसे ज्यादा होगा। यहां तक कि पाठ्यक्रमों के जरिए भी प्रोपेगेंडा प्रचारित किया जाता है। डिक्टेटरों की नजर शिक्षा संस्थानों पर होती है, और ये आपको अगर विश्वास ना हो तो आप उठा के देख लीजिए, क्यों आरएसएस की दिलचस्पी इतनी शिक्षा संस्थानों को कब्जे में लेने में है? क्यों वो पर्टिकुलर किस्म की किताबें पढ़ाना चाहते हैं? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। इराक में तो ये मॉडल बड़े शांति से और बड़े ईमानदारी से सद्दाम हुसैन ने लागू किया था। अमेरिका के खिलाफ में एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा वो प्राइमरी लेवल की पुस्तक से पढ़ाया जाता था बच्चों को। हमारे यहाँ बच्चों के जहन में तमाम किस्म के प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए प्रोपेगेंडा ऐसा पैदा किया गया है कि हर एक बच्चे के अंदर ये नफरत, हेट कैंपेन उतार दी गई है। उसमें पाठ्यक्रम भी है, उसमें सोशल मीडिया भी है। सेकंड चीज जो कि प्रोपेगेंडा के अलावा डिक्टेटरों का जो मॉडल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो ये है कि वो नेशनलिज्म की और नस्लवाद की, राष्ट्रवाद और नस्लवाद, इन दोनों की आइडियोलॉजिकल टूल के तौर पर सबसे अधिक और प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ ये जो नेशनलिज्म है और ये जो नस्लवाद है, ये बहुत तरीके से राष्ट्रवाद और मुस्लिम विद्वेष, इसके जरिए वो लागू किया जा रहा है। और एक और तरीका है जो कि भारत चूंकि मल्टी लिंगुअल, मल्टी नेशनलिटी लैंग्वेज का और मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो इसका एक और तरीका निकाल दिया है कि विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों के बीच में अलग अलग तरीके से प्रचार किया जाए, अलग अलग तरीके से वहां पर गोलबंद किया जाए लोगों को, एक ही तरीके से नहीं। क्योंकि यहां बहुजाति बहुसांस्कृतिक समाज है, बहुधार्मिक समाज है। मसलन हिंदी भाषी जनता के लिए जो मुद्दा महत्वपूर्ण है वो जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए महत्वपूर्ण हो, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो मुद्दा महत्वपूर्ण है वो जरूरी नहीं है कि हिंदी की भाषी जनता के लिए महत्वपूर्ण हो। उसी तरह जो मुद्दा मणिपुर के में महत्वपूर्ण है वो जरूरी नहीं है महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो। आज मणिपुर में इलेक्शन करा दीजिए आप, नरेंद्र मोदी सारी ताकत झोंक दे तब भी हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने सारी ताकत झोंक दी, वो जम्मू कश्मीर में हार गए। वो हेट कैंपेन का मॉडल पिट गया। वही हेट कैंपेन का मॉडल और दूसरी चीजें वे झारखंड में पिट गई। स्वयं प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच दी और वो पिट गई। तो अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग नेशनलिटीज के लिए अलग अलग किस्म के मुद्दे और उनके आधार पर उन्हें गोलबंद करना, ये एक मसलन बंगाल की जनता के लिए जो मुद्दा है वह जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु की जनता के लिए प्रासंगिक हो, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा कॉमन मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा कॉमन मुद्दा है, एंटी मुस्लिम हेट कॉमन मुद्दा है, और हिंदू श्रेष्ठत्व और हिंदुओं की उपेक्षा हुई है, हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, इसके आधार पर बहुसंख्यक राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये कॉमन फिनोमिना है। ये इंडियन डिक्टेटरशिप की ब्यूटी है। एक और चीज जो कि
सारी दुनिया में देखी गई है, वो यहां पे भी है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के आने के बाद में अचानक विश्व गुरु, विश्व में भारत महान, ये सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा इसका किया गया। अच्छा, विश्व गुरु, विश्व में भारत महान के लिए कुछ तो नीचे भौतिक जगत में कुछ तो गतिविधि होनी चाहिए। कोई गतिविधि नहीं है। नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के शासन में एक कारखाना नहीं लगा जिसमें कि 10,000 मजदूरों को काम मिले। लेकिन भारत महान, विश्व में सबसे ऊपर। नरेंद्र मोदी ने एक विश्वविद्यालय को, नए विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं किया, लेकिन भारत सबसे ऊपर जाएगा। बल्कि जो विश्वविद्यालय सबसे अच्छे ढंग से काम कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उस पर बेशुमार अटैक किया गया। लेकिन भारत महान है और विश्व गुरु है, भारत की इमेज बढ़ रही है विश्व में। ये चीज एकदम जिसे कहें कि हिप्नोटाइज ढंग से लोगों के जहन में उतार दी गई है। डिक्टेटर की ये खूबी होती है, डिक्टेटर के प्रोपेगेंडा की ये खूबी होती है कि वह देश की महान और समृद्ध इमेज तेजी से प्रोपेगेट करता है, प्रचारित करता है। और देश समृद्ध है, देश महान है, देश में कोई कमी नहीं है, बस काम की कमी है और मेहनत करने वालों की कमी है। आप 24 घंटे मेहनत कीजिए, देश और ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। ये बोगस चीजें आपके जहन में उतार दी गई। भारत महान है, भारत बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाला है, और अभी तो एक और बेवकूफी चल रही है। अब यूपी की 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, महाराष्ट्र की 1 ट्रिलियन। अब यहां अगर 32-33 राज्य हैं और सबकी 1-1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो भारत की तो इकोनॉमी 32 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। लेकिन ट्रिलियन की इकोनॉमी। एक अन्य चीज है जो कि फासिज्म के लिए या डिक्टेटरशिप के लिए बहुत जरूरी होती है, वो ये कि बिना डिक्टेटरशिप जो है बिना पर्सनैलिटी कल्ट के वो पैदा नहीं होती। पर्सनैलिटी कल्ट को एक तरह से गौरवान्वित करके, महिमा मंडित करके जनता के जहन में उतारा जाता है, और इस पर जोर दिया जाता है कि देखा, पर्सनैलिटी है तो नरेंद्र मोदी जैसी है। अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता ना हो, एक तो है नहीं विपक्ष के पास। जनता की खुशहाली का संबंध पर्सनैलिटी कल्ट से जोड़ दिया गया है। और अगर आपको खुशहाली चाहिए तो नरेंद्र मोदी की पूजा करो, और अगर आपको कंगाली में मरना है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दो। ये एक कॉमन कैंपेन डिक्टेटरशिप का, वो आपके जहन में उतार दिया गया है। एक और चीज है जो कि आपके मन में उतारी गई है, और वो डिक्टेटरों की पुरानी स्टाइल का हिस्सा है। वो ये कि ये जो पर्सनैलिटी कल्ट है, या जो ये जो व्यक्तित्व का जो एक तरह से महिमा मंडन है डिक्टेटर के का, वो एक तरफ खुशहाली के साथ में जोड़ के पेश करते हैं। जनता को खुशहाली अगर लानी है देश में, तो नरेंद्र मोदी की पूजा करो, या शासक की पूजा करो, डिक्टेटर की पूजा करो। और दूसरी तरफ यही जो विशाल काय पर्सनैलिटी प्रोपेगेंडा ने खड़ी की है, वह जनता के अंदर भय पैदा करती है, और भय पैदा करके वो ये संदेश देते हैं कि सरकार जो कह रही है उसकी आंख बंद करके बातें मानो, उसका अनुकरण करो। राज्य के बिना जनता नहीं रह सकती, केंद्र मोदी के बिना जनता नहीं रह सकती, और जनता के बिना मोदी नहीं रह सकते। ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप एकदम इंटीग्रेट करके, यानी जनता के बिना राज्य नहीं, राज्य के बिना जनता नहीं, ये रिलेशन जनता के जेहन में उतार दो। और यही वह चीज है जो कि डिक्टेटर की इमेज को क्रिएट करती है। और आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, हर डिक्टेटर भगवान का अनन्य भक्त होता है। हमारे यहां भी भगवान के अनन्य भक्त हैं।
कभी वो भगवान जी के हो जाते हैं, कभी वो गंगा जी के हो जाते हैं, लेकिन वो असल चीज है, भगवान का अनन्य भक्त होना डिक्टेटर के लिए बहुत जरूरी है। डिक्टेटर माने उसके साथ में भगवान है, अदृश्य शक्ति है। अगर तुम डिक्टेटर की नहीं मानोगे तो भगवान तुम्हें देख लेगा। भगवान तुम्हारी जो व्यक्तिगत संप्रभुता है उसे नष्ट कर सकता है, क्योंकि तुमने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया है। सो भगवान राम से डरो, अन्यथा आपकी व्यक्तिगत संप्रभुता नष्ट की जा सकती है। अंत में, और बहुत जरूरी, ये आपने नारा सुना ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा। कहां पहुंचा ये नारा? खाऊंगा और खूब खाऊंगा। करप्शन और घनघोर करप्शन। पहले जो काम 2 रुपए में होता था अब 10 रुपए में होता है, क्योंकि करप्शन के बिना डिक्टेटरशिप चल ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी में करप्शन कम होता है और डिक्टेटरशिप में करप्शन आबाद होता है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं करप्शन का आपको। आपके पहले बिजली के मीटर थे, बीजेपी की सरकार आने के पहले बीजेपी बिजली के मीटर थे आपके यहां। और पहले नियम यह था कि बिजली के मीटर का अगर आपका बिल किसी वजह से ज्यादा आ गया, मतलब 2,000 रुपए 3,000 रुपए आ गया, आपका आता था नॉर्मली 500 रुपए, तो आप शिकायत करने जाते थे, आपकी शिकायत पे विचार होता था, उसके बाद में फैसला होता था। अभी आप शिकायत करने जाते हैं तो वो कह देता है सीधे सीधे कि पहले पैसे जमा कर दो, उसके बाद विचार करेंगे, शिकायत नहीं ली जाएगी आपकी। जीएसटी अगर आपकी लगा के ज्यादा भेज दी गई है तो कह देते हैं वो कि अब पहले जो जीएसटी लगाई गई है उसे पहले जमा करो, उसके बाद में डिस्प्यूट पर विचार करेंगे। और अब इसके बाद आप लगातार चक्कर लगाते रहिए, वकीलों को पैसे खिलाते रहिए, घूस देते रहिए, वगैरह वगैरह। करप्शन एक अनिवार्य, और घनघोर करप्शन एक अनिवार्य फिनोमिना है डिक्टेटरशिप में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ मैसेज दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार करप्शन में आकट डूबी हुई है। और सब लोग जानते हैं, मैं उसे खाली ऐड कर रहा हूं जिससे कि ये ना कहें कि आप भूल गए। असत्य के बिना डिक्टेटर काम नहीं कर सकता। प्रोपेगेंडा का उसका जो भी मॉडल है वो कंप्लीट झूठ पर टिका होता है, पूरी तरह से असत्य पर टिका होता है। वो असत्य के बिना काम ही नहीं कर सकता। प्रोपेगेंडा माने झूठ, और प्रोपेगेंडा के बिना डिक्टेटर बनता नहीं है। डिक्टेटर अपनी सत्ता को आगे ले नहीं जा सकता। ये जो डिक्टेटर का जो पहलू है, इसे हम लोग जेहन में रखें, और ये समझने की कोशिश करें कि आपके सामने अभी कितनी गंभीर चुनौती है डेमोक्रेसी को बचाने की। डिक्टेटर को बचाने की नहीं है। डिक्टेटर को तो अगर आप वोट न भी देंगे तब भी वो वोट छापेगा। उसने आपके सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन को असुरक्षित बना दिया है, और उसे फेक, हेट और फॉल्स इनसे भर दिया है, और मैनिपुलेशन को उसने सफलता का मंत्र बना दिया है। और यही उसकी, या नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप की सफलता का रहस्य है। फिलहाल इतना ही। इसका अगला एपिसोड इसी सीरीज का, डिक्टेटर किसे कहते हैं, इसे हम लोग जारी रखें।